Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we're going to discuss important questions of Unit 3 Sale of Good Act for B Law. Okay. So the first question is, who is unpaid seller? Explain the various implied condition in the contract of sale. तो सबसे पहले यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन अनपेड सेलर, देन यहाँ पे आप सबसे पहले अनपेड सेलर को एक्सप्लेन करोगे, उसका कोई भी एक एग्जाम्पल दे दोगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे. इम्प्लाइड कंडीशंस पूछा है, तो पहले इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, देन यू विल बी राइटिंग इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जो जो हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस हमने की हुई हैं. देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंसेप्ट के बारे में पूछा है ना, कि अनपेड सेलर की जो राइट्स हैं अगेंस्ट द गुड्स वो लिखनी है. तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे आप पहले अनपेड सेलर को थोड़ा सा डिफाइन करोगे, देन उसके बाद अनपेड सेलर के लिए एक एग्जाम्पल देना है, और फिर उसकी जो राइट्स हैं ओनली अगेंस्ट द गुड्स वही लिखनी है, अगेंस्ट द बायर वाली राइट्स नहीं लिखनी है. यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको सिर्फ उसकी जो राइट्स हैं अनपेड सेलर की अगेंस्ट द गुड्स ही पूछी हैं, तो सिर्फ अगेंस्ट द गुड्स ही लिखनी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930. एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ सेल, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गुड डिफाइन करना है कि सेल ऑफ गुड एक्ट में गुड्स कौन से होने चाहिए. हमने पढ़ा था ना कि गुड्स सिर्फ मूवेबल होने चाहिए, है ना, जिसमें हमारा कोई एक्शनेबल क्लेम और मनी की बात नहीं होनी चाहिए. सारे गुड्स होंगे जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, टैंजिबल होगी, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी नहीं होगा. तो आपको वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद आपको लिखने हैं यहाँ पे अनपेड सेलर की राइट. तो फिर अगेन यहाँ पे सबसे पहले अनपेड सेलर को समझा, उसका एक एग्जाम्पल लिख के फिर उसकी राइट्स पूछी हैं. तो राइट्स लिखा है यहाँ पे पूरा ब्रॉड में, तो आपको राइट्स अगेंस्ट द गुड्स भी लिखनी पड़ेंगी, राइट्स अगेंस्ट द बायर भी लिखनी पड़ेंगी. आपको पूरी टोटल जो 6 राइट्स हमने की हैं यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता कि राइट्स अगेंस्ट द बायर तो आप सिर्फ वही लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राइट्स लिखा है तो आपको सारी राइट्स लिखनी पड़ेंगी. ओके. द नेक्स्ट इज doctrine of caveat emptor does not apply in all the contracts of the sale of good act. Explain the doctrine and give the situation where this doctrine is not applicable. तो यहाँ पे आपसे केविट एम्प्टर के बारे में पूछा है. सबसे पहले आप केविट एम्प्टर लिखोगे, उसको समझाओगे, एग्जाम्पल दोगे, है ना, कि केविट एम्प्टर का मतलब होता है कि लेट द बायर बी वेयर. फिर उसको जो भी हमने एक्सप्लेन करना है वो सारा एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल देके देन उसके एक्सेप्शंस कि कौन से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये वाला जो हमारा डॉक्ट्रेन है विल नॉट बी एप्लीकेबल. हमने करा था ना कि व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन, बाय द सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे हमने कुछ करे थे एक्सेप्शंस. तो आउट ऑफ दैट एक्सेप्शंस यू कैन राइट 6 to 7 एक्सेप्शंस, या फिर जितने भी आपको समझ आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है तो 7 to 8 एक्सेप्शंस इनफ है. ठीक है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो सारे एक्सेप्शंस लिखो और ट्राई करो हर जगह एक एक आंसर, एक एक एग्जाम्पल कोट कर दो. ठीक है. नेक्स्ट, डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी. एक्सप्लेन द वेरियस इम्प्लाइड कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंडीशन और वारंटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये क्या होता है कंडीशन और वारंटी क्या होता है, फिर उसके एग्जांपल्स दे दो. ठीक है. अब यहाँ पे आपसे इम्प्लाइड कंडीशन का पूछा है, तो सबसे पहले आप इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, एक इम्प्लाइड कंडीशन का एग्जाम्पल लिख दो. ठीक है. फिर इम्प्लाइड कंडीशन जो हमने की हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं 3-4, वो लिख के आंसर आपका कंप्लीट. ठीक है. यहाँ पे आप एक चीज और इंक्लूड कर सकते हो, ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. वो हमने किया था ना, तो वो चीज भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे ये वाला स्टेटमेंट लिखा, उसे थोड़ा सा समझाया और एग्जाम्पल दे दिया. अगर आपको कंडीशन और वारंटी का बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप वो वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, फिर आप सीधा इम्प्लाइड कंडीशंस पे चलो. ठीक है. ओके. देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. तो यहाँ पे जो हमने डिफरेंसेस किए थे अराउंड 7 to 8 वही लिखने हैं. और जब भी हम डिफरेंस अगर आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, टैबुलर फॉर्म में करोगे, पॉइंट्स में करोगे और स्टार्ट करोगे विद डेफिनेशन, या फिर अगर आपको उसका सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन याद है कि कौन से सेक्शन में डिफाइन है वो लिख दो. फिर सारे डिफरेंसेस के बाद एंड में क्या लिखना होता है हमें, एक एक एग्जाम्पल.
स्टार्ट करो डेफिनेशन से और एंड करो एग्जाम्पल पे, ठीक है, तो आपका एक आंसर कंप्लीट लगता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाओगे एग्जाम पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।